हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस मास्टरिंग यूपीएससी सी सेट कॉम्प्रीहेंशन की वीडियो में। इसका नाम जरूर है सी सेट कॉम्प्रीहेंशन। देखिए, इसका रीजन ये है कि मैं इसमें यूपीएससी सी सेट के जो पेपर है उनको सॉल्व कर रहा होता हूँ, उनके आरसी को सॉल्व कर रहा होता हूँ। और अभी जो पेपर सॉल्व कर रहा हूँ वो है 2023 के सी सेट का। जैसे हमारा ये वाला पेपर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं 4-5 पैसे जैसे एक बार में करवा रहा होता हूँ, तो सारे एक बार में कंप्लीट होते नहीं है। तो ये कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। लेकिन ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है ये वैलिड है सभी एग्जाम्स के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी सी सेट के काम आएगा, ये सभी एग्जाम्स के लिए। वो बस क्या है कि सी सेट का लेवल अच्छा होता है, कैट से ऑब्वियसली नीचे रहता है, बट सी सेट का लेवल ऐसा होता है कि आप इससे अगर सीखेंगे तो आप बाकी सभी एग्जाम्स को अच्छे से कर लेंगे। तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। बाकी आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कुछ भी आपको चाहिए उससे रिलेटेड आप प्लीज़ बताइए। और ये हमारा पार्ट 4 है। अब तक आपके बाकी के जो 3 पार्ट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वरना आप चैनल में जाके भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए सो दैट सभी वीडियोस आपके पास में आ जाए नोटिफिकेशन में। ऑल को सेलेक्ट कर लेंगे तो जैसे ही अपलोड होगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। चलिए, बहुत टाइम हो गया, अब करते हैं फटाफट स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले मैं वही बात करूंगा कि जो हमने हमारा ये सिंपल सा रूल होता है, हम बहुत ज़्यादा नहीं जाते, हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये नहीं होता कि एक एक रूल हम देख रहे हैं, हम सीधा जाते हैं कि भैया इसको पढ़ो एक बार सबसे पहले पैसेज को, उसके बाद में एक और दोबारा ढंग से रीड कर लो सो दैट आपके एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जितने भी आते हैं, अब यूपीएससी में तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं एक उससे पैसेज से सी सेट में, बट बाकी जो आरसी होते हैं बाकी एग्जाम्स में उसमें 3 4 5 6 इतने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन तो नॉर्मली आ जाते हैं। ठीक, तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, आप पैसेज को अच्छे से एक बार मतलब एक बार सीधा पढ़ लो, दूसरी बार अच्छे से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लो अगर पॉसिबल है तो। उसके बाद आप दोबारा क्वेश्चन करोगे, 100% एक्यूरेसी मिलेगी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। बस इसका एक सिंपल सा रूल कि इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपनी नॉलेज नहीं लगानी है, दिमाग जरूर लगाना है कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपके माइंड में रहे, जो पैसेज में कहा है वही आपको ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपना स्टार्ट करते हैं। In India, the segregation of municipal waste at source is rare. ठीक है, recycling is mostly with the informal sector. More than three-fourths of the municipal budget goes into collection and transportation, which leaves very little for processing, resource recovery, and disposal. Where does waste to energy fit into all this? Ideally, it fits in the chain after segregation between wet and the rest, collection, recycling, and before getting to the landfill. Which technology is most appropriate in converting waste to energy depends on what is in the waste. That is biodegradable versus non-biodegradable component and its calorific value. The biodegradable component of India's municipal solid waste is a little over 50%, and the biomethanation offers a major solution for प्रोसेसिंग दिस। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आराम से पढ़ा क्योंकि स्टार्टिंग है, अगले एसेज हम थोड़ा और तेज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आ गया, कुछ वेस्ट की रिसाइकलिंग की बात हो रही है कि वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, है ना, कुछ कुछ है कि क्या बजट होता है, कौन से टाइप के होते हैं। तो हम देखेंगे कि आगे क्या चीज़ है। ठीक, अब इसको हम अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं। इन इंडिया सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग करना म्यूनिसिपल वेस्ट का एट सोर्स, सोर्स में बहुत रेयर होता है। ठीक है, क्योंकि लोग नहीं अलग करके देते, लोग एक साथ करके देते हैं। रिसाइकलिंग इज मोस्टली विद द इनफॉर्मल सेक्टर, जो फॉर्मल नहीं चल रहे हैं उन वो लोग काम कर रहे होते हैं रिसाइकलिंग का। मोर देन थ्री फोर्थ ऑफ द म्यूनिसिपल बजट गोज इनटू कलेक्शन। थ्री फोर्थ जो है म्यूनिसिपल बजट का वो किस में जाता है, कलेक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, कि वेस्ट को कलेक्ट करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना आगे तक। विच लीव्स वेरी लिटिल फॉर प्रोसेसिंग, रिसोर्स रिकवरी एंड डिस्पोजल, मतलब फिर बहुत कम पैसा बचता है प्रोसेसिंग करने में, है ना, या फिर कुछ काम की चीजें तो उनकी रिकवरी में या उनको डिस्पोज करने में। वेयर डज वेस्ट टू एनर्जी फिट इन ऑल दिस? ठीक है, वेस्ट से जो एनर्जी का कन्वर्जन है वो ये कहाँ फिट होता है? आइडियली इट फिट्स इन द चेन आफ्टर सेग्रीगेशन, अलग अलग करने के बाद वेट वेस्ट और रेस्ट को कलेक्शन में, रिसाइकलिंग में, एंड बिफोर गेटिंग इनटू द लैंडफिल। लैंडफिल कौन सा, जहाँ पे हम कचरा फेंकते हैं। ठीक है, विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन कन्वर्टिंग वेस्ट टू एनर्जी डिपेंड्स ऑन व्हाट इज इन द वेस्ट। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है वो डिपेंड करता है कि वेस्ट कैसा है, बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एंड इट्स कैलोरिफिक वैल्यू।
ठीक है। द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज लिटिल ओवर 50%। जो बायोडिग्रेडेबल है वो थोड़ा सा 50% से ज्यादा है। एंड बायोमेथेनेशन मीथेनेशन ऑफर्स अ मेजर सॉल्यूशन फॉर प्रोसेसिंग दिस। ठीक है, हमें फेयर आइडिया मिल गया है कि ये क्या है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बेसिस पे आंसर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, अपना माइंड नहीं लगाना है। द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। ठीक है, इससे रिलेटेड ये अजम्पशंस बनाए गए हैं। हमने ये देखना है कि इनमें से पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या कोई भी सही नहीं है। तो देख लेते हैं कि कौन सा है क्या नहीं है। कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट शुड बी विद द गवर्नमेंट एजेंसीज। ये कहीं पे लिखा है? नहीं लिखा। तो इसको पहले मार लेते हैं, क्योंकि इसमें कहीं पे भी मुझे तो नहीं दिख रहा कि है ये चीज गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ है ना। रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग, कुछ रिकवरी की बात हुई थी। रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजिकल इनपुट दैट कैन बी बेस्ट हैंडल्ड बाय। क्या प्राइवेट सेक्टर का कहीं नाम लिया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए, एक जगह साफ साफ मेंशन कर दिया गवर्नमेंट एजेंसी, दूसरी जगह प्राइवेट सेक्टर। दोनों ही चीजें कहीं पे भी मेंशन है ही नहीं पैसेज में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ओनली। ठीक है, नाइदर वन नाइदर टू, दोनों के दोनों गलत है। आप देख रहे हैं, अगर आप ढंग से एक बार पढ़ लोगे तो आपको पता है कि गवर्नमेंट एजेंसी का कहीं पे नाम नहीं था, प्राइवेट सेक्टर का कहीं पे नाम नहीं था, तो बहुत ही ईजी हो जाता है इस क्वेश्चन को करना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पैसेज से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स। क्रक्स मतलब समरी, है ना, कि अब इसकी समरी क्या रहने वाली है। तो देख लेते हैं। जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव। नहीं, यहाँ पे तो कुछ ये लिखा था कि ये रहा, 3/4 ऑफ द म्यूनिसिपल बजट, है ना। तो ये तो काफी ज्यादा है। क्या हम इस पॉइंट को सही करेंगे? बिल्कुल नहीं, गलत हो गया ये। बायोमेथेनेशन, यहाँ पे कहीं पे लिखा था, ये रहा, बायोमेथेनेशन इज द मोस्ट आइडियल वे फॉर जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है। ये लिखा है कि मेजर सॉल्यूशन ऑफर करता है, लेकिन आइडियल वे कहीं लिखा ही नहीं है, क्योंकि शायद हम यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पता नहीं, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। तो ये भी हमारा गया। एलिमिनेशन से हमारे बहुत सही हो जाएंगे। सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी। ये कहीं पे लिखा था। ठीक है, सेग्रीगेशन की बात हो रही है, बट ये बताया था कि ये रेयर है, और यहाँ पे कुछ लिखा था, ये रहा। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन क्या है? सेग्रीगेशन के बाद में वेस्ट टू एनर्जी फिट होता है। ठीक है, तो म्यूनिस इज द फर्स्ट स्टेप, है ना। फर्स्ट स्टेप सेग्रीगेशन है, बिल्कुल है। आप चाहो तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हो, बट हम चौथा भी पढ़ेंगे क्या होता है। द बायोडिग्रेडेबल component of India's municipal solid waste is not adequate to provide biodegradable energy from waste efficiently। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो हमें पता है, हमारे पास आंसर तो ऑलरेडी आ रखा था। ठीक है, तो हमारा सी रहने वाला है। आप देखेंगे ना, आसानी से आपको मिलता रहेगा, जैसे सेकंड्स नहीं लगे, मैं भी आपके साथ में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान से आप पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा आंसर फटाफट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पैसेज। ठीक, पैसेज 2 है। There is a claim that organic farming is inherently safer and healthier. The reality is that because, इसको मैं तेज से पढ़ूंगा, है ना। The reality is that because the organic farming industry is still young and not well regulated in India, farmers and consumers alike are not only confused about what products are best for them, but sometimes use products in ways that could harm them as well. For example, since organic fertilizers are difficult to obtain on a large scale in India, farmers often use farmyard manure, which may contain toxic chemicals and heavy metals. Certain plants certain plant sprays such as dhatura, flower, and leaf spray have an element called atropine. If it is not applied in the right dose, it can act on the nervous system of the consumer. Unfortunately, how much and when to use it are not well researched or regulated issues। ठीक है, हमें आइडिया लग गया कि कुछ कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है, उसमें क्या इश्यूज है ना। बेसिकली इश्यूज के बारे में बात की गई। अब हम आराम से पढ़ते हैं। देयर इज अ क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्म क्या है, इनहेरेंटली सेफर एंड हेल्दियर है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, रियलिटी क्या है? बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्रीज ये हमारी यंग है, नॉट वेल रेगुलेटेड इन इंडिया, फार्मर्स और कंज्यूमर्स अलाइक आर नॉट ओनली कंफ्यूज है किस चीज के लिए, और what products are best, इनको नहीं पता कि बेस्ट कौन से है प्रोडक्ट्स, बट समटाइम्स यूज प्रोडक्ट्स इन वेज दैट कुड हार्म देम एज वेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, सिंस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है वो डिफिकल्ट टू ऑप्टेन है लार्ज स्केल में, है ना।
फार्मर्स क्या यूज करते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर यूज करते हैं विच कंटेन टॉक्सिक केमिकल्स, ठीक है, एंड हैवी मेटल्स, इनको देखेंगे। सर्टेन प्लांट स्प्रेज सच एज धतूरा फ्लावर एंड लीफ स्प्रे हैव एन एलिमेंट कॉल्ड एट्रोपाइन, ठीक है, अगर एट्रोपाइन को राइट डोज में नहीं लिया जाता है इट कैन एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम ऑफ कंज्यूमर, तो ये भी इशू है। अनफॉर्चुनेटली हाउ मच एंड व्हेन टू यूज इट आर नॉट वेल रिसर्च और रेगुलेटेड इश्यूज, ठीक है। तो हमें आइडिया लग गया कि ये ना दिक्कतें बता रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग काफी बढ़िया चीज है, मतलब कि हम ऑर्गेनिक चीजें खा रहे हैं, बट इसके इश्यूज क्या क्या है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या रहने वाले हैं। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड, तो हम देख लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ फॉर बोथ फार्मर्स, गलत है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे सेफर लिखा हुआ है और इश्यूज बताएंगे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सीधा सीधा बोल दिया कि इनहेरेंटली अनसेफ है, गलत। फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड, ठीक है। अजम्पशन हम ले सकते हैं इसमें कि हमें अवेयर होना चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, इको फ्रेंडली मतलब यही ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है ना, तो ये सही हो सकता है। तो इसका हमारा देखेंगे कि वन ओनली, नहीं हमारा वन ओनली तो है ही नहीं, ये तो सीधा सीधा कट गया, बोथ भी कट गया। अब नीदर में देखते हैं इसको एक बार फिर से ना। फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एजुकेटेड, हाँ एजुकेटेड होने चाहिए इको फ्रेंडली, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, आसान। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हम अजम्पशंस को पे कैसे जा रहे हैं। देखिए पहले वाला तो साफ साफ गलत बता दिया, दूसरे वाला काइंड ऑफ सही हो सकता है ना, क्योंकि अजम्पशंस है, एग्जैक्ट नहीं पूछा ना। जो एग्जैक्ट होगा वो अलग चीज है। अज्यूम तो आप कर सकते हो कि एजुकेशन होनी चाहिए इको फ्रेंडली फूड के बारे में, राइट। मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हैं आपको समझ आ गया है तो अब तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, ठीक है, आपका जैसा भी है आपको लग रहा है। अब जो नेक्स्ट है अपना इस पे क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रेशनल एंड प्रैक्टिकल कन्वे, इसमें हमें जो ऑथर ने बोला है उस पे जाना है, इसमें हमें कंजम्पशन ये अपना अजम्पशन नहीं लेना कुछ भी, ठीक है। तो देख लेते हैं। इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड एज अ सब्सटीट्यूट, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, इसके लिए तो बड़ा क्रॉस। देयर आर नो सेफ ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव्स टू केमिकल, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा, तो ये भी गलत है। इसके बाद में इन इंडिया फार्मर्स नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक सस्टेनेबल, ये सही है, ऐसा जगह जगह पे लिखा हुआ है, ये ऑथर कहना चाहता है, ठीक है। द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी टू जनरेट प्रॉफिट्स, के बारे में बात ही नहीं हुई, इसको यहीं पे क्रॉस कर दो। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, सी रहने वाला है। काफी इजी था, मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए ना, अगर आप बाद में सॉल्व करना चाहें तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मैं अपडेट भी करता रहता हूँ काफी चीजें, और लिंक भी आपको यहीं से मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट पैसेज है वो पढ़ लेते हैं। Food consumption patterns have changed substantially in India over the past few decades. This has resulted in the disappearance of many nutritious foods such as millets. While food grain production has increased over 5 times since independence, it has not sufficiently addressed the issue of malnutrition. For long, the agricultural sector focused on increasing food production, particularly staples, which led to lower production and consumption of indigenous traditional crops, grains, fruits, and other vegetables, impacting food and nutrition security in the process. Further, intensive monoculture agriculture practices can perpetuate the food and nutrition security problem by degrading the quality of land, water, and food derived through them. ठीक है, तो एक बार के लिए हमें आइडिया लग गया कि कुछ बात हो रही है कि पुराना जो फूड था उसके ऊपर, है ना। तो देख लेते हैं। फूड कंजम्पशन पैटर्न्स जो है इंडिया में वो सब्सटेंशियली चेंज हुए हैं, ठीक है, मतलब ठीक ठाक लेवल पे ओवर अ पास्ट फ्यू डेकेड्स, डेकेड मतलब 10 साल, है ना। दिस हैज रिजल्टेड इन द डिसअपियरेंस, गायब हुआ है जो न्यूट्रिशनस फूड था जैसे कि मिलेट्स। वाइल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज इंक्रीज ओवर 5 टाइम्स, हमारा जो प्रोडक्शन है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है सिंस इंडिपेंडेंस। इट हैज नॉट सफिशिएंटली एड्रेस्ड द इशू ऑफ मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो गया बट मेल न्यूट्रिशन का जो इशू है उसको एड्रेस नहीं किया अब तक। काफी लंबे टाइम से एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, है ना, फूड प्रोडक्शन पे ही फोकस रहा है, पर्टिकुलरली स्टेपल्स, विच लेड टू लोअर प्रोडक्शन, जिसकी वजह से
जो हमारे पहले बताता हूँ, लोअर प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ इंडिजीनियस ट्रेडिशनल क्रॉप्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड अदर वेजिटेबल्स। ठीक है, तो किसका प्रोडक्शन कम हुआ है? इंडिजीनियस जो हमारे क्रॉप्स है, ग्रेन्स है, फ्रूट्स है ना, वेजिटेबल्स है, इनका प्रोडक्शन कम हुआ है, इम्पैक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन द प्रोसेस। ठीक है, तो फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है उस पर फर्क पड़ा है। फर्दर, इंटेंसिव मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैन परपेचुएट। अब देखिए परपेचुएट का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को ना ऐसे कंटिन्यू करने देना काफी लंबे टाइम तक, है ना। तो ये जो प्रैक्टिसेस है ये लंबे टाइम तक कंटिन्यू होने की वजह से फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रही है, बाय डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड, है ना, लैंड की क्वालिटी खराब हो रही है, वाटर की हो रही है, फूड जो डिराइव थ्रू देम, है ना। तो तीनों चीजें, तो हमें आइडिया लग गया, बेसिक आइडिया लग गया है कि क्या क्या इश्यूज है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, अजम्पशंस है यहाँ पे, है ना, एग्जैक्ट नहीं जा रहे, सिर्फ अजम्पशंस पे जाएंगे हम। तो देख लेते हैं क्या क्या है। सॉरी। To implement the sustainable development goals and to achieve zero hunger goals, monoculture agriculture are inevitable even if they do not address malnutrition। अपने आप में शायद ये पॉइंट सही होगा, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एसडीजी है, ठीक है, जीरो हंगर गोल्स है, क्या इनकी कहीं बात हो रही है? नहीं हो रही है, तो ये गलत है। Dependence on a few crops has negative consequences for human health and the ecosystem। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं कि जो पैसा दे रही है उन क्रॉप्स पे हम काम कर रहे हैं, तो ज्यादा क्रॉप्स नहीं हो पा रही है, तो ये ठीक है। ऑप्शंस में देखते हैं हमारे पास 1 2 2 2। ठीक है, मतलब इसको एक बार के लिए थ्री को सी को हम साइड कर देते हैं, क्योंकि शायद ये आंसर नहीं होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड्स टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात हुई है, तो हम इसको भी सही कर सकते हैं, तो थ्री भी आएगा। मतलब अब हमारे चांसेस है, फर्स्ट नहीं आ सकता, सेकेंड बी आ सकता है और डी आ सकता है। ठीक है, एलिमिनेशन से चलेंगे। फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर, ठीक है, मोनोकल्चर की यहाँ पे बात हुई है। प्रैक्टिसेस, फार्मर्स रिसीव सब्सिडीज इन वेरियस वेज एंड गवर्नमेंट ऑफर्स। ये सब कहीं पे बात हुई है सब्सिडीज की या गवर्नमेंट ऑफर की? ठीक है, क्योंकि इनको तो हम जूम भी नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, तो फोर भी हमारा गलत। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है? बी रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा टू सही है और थ्री सही है, तो टू एंड थ्री जो ऑप्शन है वो यही है, बी वाला। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी दिख गया होगा कि कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे पढ़ के। इससे आपका 100% रिजल्ट आने वाला है। अब जो नेक्स्ट पैसेज है वो है, साइंटिस्ट स्टडीड द वर्नल विंडो ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम विंटर टू द ग्रोइंग सीजन। They found that warmer winters with less snow resulted in a longer lag time between spring events and more protracted vernal window. This change in the spring timetable has ecological, social, and economic consequences for agriculture, fisheries, and tourism. As the ice melts earlier, the birds don't return, causing a delay or lengthening in springtime ecologically। ये ना मतलब कि कुछ अपने वेदर पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छे से देखते हैं। साइंटिस्ट ने स्टडी किया है जो वर्नल विंडो है, ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड है। वर्नल विंडो को किसको कहते हैं? ट्रांजिशन पीरियड है जो विंटर से लेके जो ग्रोइंग सीजन बढ़ रहा है। दे फाउंड आउट दैट वार्मर विंटर्स विद लेस स्नो, गर्म विंटर्स हो रहे हैं, कम स्नो, रिजल्टेड इन लॉन्गर लैग टाइम बिटवीन स्प्रिंग इवेंट्स एंड मोर प्रोटेक्टेड वर्नल विंडो। ठीक है, इन दोनों के बीच का लॉन्गर लैग टाइम है। दिस चेंज इन द स्प्रिंग टाइम टेबल, ये जो चेंज है यहां से मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है। स्प्रिंग टाइम टेबल हैज इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल मतलब एनवायरनमेंट के, सोशल मतलब लोगों के, और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, कैसे? एग्रीकल्चर के लिए, फिशरीज के लिए, टूरिज्म के लिए, इन तीनों चीजों के लिए। ठीक है, तो आसान है। एज द आइस मेल्ट्स, जैसे ही बर्फ पिघलती है, बर्ड्स डोंट रिटर्न, बर्ड्स जो है वापस नहीं आती, क्योंकि इनको भी अपनी जो वार्मथ वगैरह है ना, जो गर्म चीजें है उसके हिसाब से। कॉजिंग अ डिले, डिले है लेंथनिंग किस में? स्प्रिंग टाइम में, इकोलॉजिकल इवेंट्स में, है ना, तो उसकी वजह से बर्ड्स वापस नहीं आए। आसान सा पैसेज है, इससे हम कर लेंगे आराम से, है ना। तो देखते हैं क्या विद रेफरेंस, अजम्पशन है इसमें भी, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका क्या रहने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है? ग्रोइंग सीजन, है ना,
अब जो हमारा ट्रांजिशन है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है। अजम्पशंस लेना है, ठीक है, एग्जैक्ट इसमें हम वर्ड नहीं ढूंढेंगे, ग्लोबल वार्मिंग लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी, अजम्पशंस में देखेंगे। और क्या क्या है, मोर प्रोटेक्टेड, ठीक है, और क्या है, स्प्रिंग टाइम टेबल, ये तो ठीक है। और आइस मेल्ट नहीं होती, मतलब आइस जल्दी मेल्ट हो जाती है तो ऑब्वियसली हमारा स्प्रिंग बढ़ जाता है ना, लॉन्गर ड्यूरेशन आ ही जाता है, ठीक है, तो ये हमारा सही है। दूसरा, अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। क्या पॉपुलेशन की कहीं पे बात हुई है? क्वेश्चन ये है, ठीक है, हम देख लेते हैं। एज आइस मेल्ट्स बर्ड्स डोंट रिटर्न कॉजिंग अ डिले। नहीं, अब देखिए, बर्ड्स रिटर्न नहीं करती, इससे क्या होता है, डिले होता है, लेंथनिंग होती है, लंबा हो जाता है स्प्रिंग टाइम, है ना। तो इसमें कहीं पे पॉपुलेशन की बात करिए, पॉपुलेशन की नहीं। अगर आप सिर्फ आगे का देखोगे, अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गेस्ट इज नॉट गुड फॉर बर्ड, अगर इतना पढ़ के आंसर कर दोगे तो आप इसको सही कर रहे होते। बट यहाँ पे पॉपुलेशन है, क्या चाहिए, एग्जामिनर आपके साथ यहाँ पे खेल रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो टू वाले सारे ऑप्शन उड़ा दो, ठीक है, और वन अपना है, सीधा ए आ गया 41 का, ठीक है, आसान था ये। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पैसेज है, a global analysis of nitrogen use efficiency, a measure of the amount of nitrogen a plant takes in to grow versus what is left behind as pollution, ठीक है, says that using too much fertilizers will lead to increased pollution of waterways and the air. Currently global average for nitrogen use efficiency is approximately 0.4, meaning 40% of the total nitrogen added to cropland goes into the harvested crop while 60% is lost to the environment, says a study. More than half of the world's population is nourished by food grown with fertilizers containing synthetic nitrogen, which is needed to produce high crop yields. Plants take the nitrogen they need to grow, and the excess is left in the ground, water, and air. This results in significant emission of nitrous oxide, a potent greenhouse and ozone depleting gas, and the other forms of nitrogen pollution, including eutrophication of lakes and rivers एंड कंटेमिनेशन ऑफ रिवर वाटर। ठीक है, ठीक, आइडिया लग गया नाइट्रोजन की वजह से क्या क्या इश्यूज आते हैं, है ना। अब देख लेते हैं क्या है जो ग्लोबल एनालिसिस है नाइट्रोजन यूज का एफिशिएंसी का, उसके हिसाब से अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, जो अमाउंट प्लांट लेता है ग्रो करने के लिए, उसके वर्सेस, ठीक है, जो पीछे रह जाता है पॉल्यूशन की तरह, वो ज्यादा है। सेज दैट यूजिंग टू मच, ज्यादा हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, इंक्रीज पॉल्यूशन होता है वाटरवेज का और एयर का, ठीक है। करेंटली ग्लोबल एवरेज ऑफ नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इज अप्रोक्सीमेटली 0.4, मतलब 40% जो टोटल नाइट्रोजन है उसमें से वो क्या है, हार्वेस्टेड क्रॉप में जाती है, बाकी जो 60% है वो लॉस्ट जाती है एनवायरनमेंट में, तो इसकी वजह से क्या होता है, पोल्यूशन होता है, ये एक स्टडी है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज नरिश्ड बाय फूड ग्रोन विद फर्टिलाइजर, मतलब हाफ पॉपुलेशन है जो फर्टिलाइजर्स वाले फूड को खाती है, कंटेनिंग सिंथेटिक नाइट्रोजन विच इज नीडेड टू प्रोड्यूस हाई यील्ड क्रॉप्स, ठीक है, हम सिंथेटिक नाइट्रोजन यूज करते हैं ज्यादा क्रॉप्स बढ़ाने के। प्लांट्स टेक द नाइट्रोजन दे नीड टू ग्रो, ठीक है, प्लांट्स लेते हैं, और जो एक्सेस है, बची हुई है, वो ग्राउंड पे रह जाती है, एयर पे रह जाती है एंड वाटर पे। दिस रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट एमिशंस, होते हैं किसके, नाइट्रस ऑक्साइड के, क्या है ये, पोटेंट ग्रीन हाउस एंड ओजोन डिप्लीटिंग गैस है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन पॉल्यूशन इंक्लूडिंग यूट्रोफिकेशन लेक्स का, रिवर्स का, और कंटेमिनेशन ऑफ रिवर वाटर। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई अजम्पशन की बात नहीं हो रही है, लॉजिकल, रेशनल एंड क्रूशल मैसेज, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसका क्या रहने वाला है। An enhanced efficiency of use of nitrogen is imperative for both food production, ठीक है, फूड प्रोडक्शन के लिए भी अगर हम इनहेंस एफिशिएंसी से नाइट्रोजन को यूज करेंगे, जगह जगह लिखा हुआ है इस चीज से, ठीक है, तो फूड प्रोडक्शन और एनवायरनमेंट दोनों के लिए सही होगा, ठीक है, लग तो रहा है। प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कैन नॉट बी स्टॉप्ड एज इट विल एडवर्सली इफेक्ट, कहीं पे लिखा है कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है या फिर प्रोडक्शन को हमें बंद करना है, नहीं, कट जाएगा। Alternatives to crops that require excess of nitrogen should be identified, ये भी कहीं पे नहीं लिखा, ऑल्टरनेटिव पूरे पैसेज में कहीं पे है, नहीं है, कट जाएगा। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर बात नहीं हुई है। यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर शुड बी रिप्लेस विद एग्रो फॉरेस्ट्री, सॉल्यूशन दिया है कहीं पे, एग्जैक्टली exactly नहीं दिया हुआ, एग्रो फॉरेस्ट्री की, इनकी इकोसिस्टम की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की यहाँ पे बात हुई है, नहीं हुई है, तो हमारा आंसर एक ही रहने वाला है,
ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर थोड़ा सा टाइम, वैसे मैं मानता हूँ कि जो एग्जाम सिचुएशन होती है वहां पे बहुत स्ट्रेस होता है। अगर गर्मी में एग्जाम हो रहा है, जैसे ये सी सेट का एग्जाम गर्मी में हो रहा था, उस टाइम पे बहुत दिक्कत आ जाती है, मतलब टफ लगता है ये। लेकिन अगर आपके पास में थोड़ा सा भी टाइम बच जाए तो आप इसको कर सकते हैं इजीली। अब जो हमारा लास्ट पैसेज है आज का, उसको देखते हैं। Along with sustainable lifestyles, climate justice is regarded as a significant principle in environmental parlance. Parlance क्या होता है हम देखेंगे थोड़ी देर में। Both the principles have bearing on political and economic choices of the nation. So far, in our climate change summits or compacts, both the principles have eluded consensus among nations. Justice in the judicial sense is well defined. However, in the context of climate change, it has scientific as well as socio-political connotations. The crucial question in the next few years will be how resources, technologies, and regulations are used to support the victims of climate change. Justice in climate is not confined to actions relating to mitigation. Mitigation क्या होता है ये भी देखेंगे. But includes the wider notion of support for adaptation to climate change and compensation for loss and damage. ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा है, अच्छे से देखते हैं क्या है। अलॉन्ग विद सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मतलब जो हम लंबे लंबे टाइम तक हमारे लिए हेल्दी और कंटिन्यू कर पाए, जिससे सबको, मतलब किसी को भी नुकसान ना हो, सबको फायदा। क्लाइमेट जस्टिस इज रिगार्डेड एज सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल है, जो इन्वायरमेंट पार्लेंस की बात कर रहा है। पार्लेंस क्या होता है? अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। ठीक है, खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका, तो एनवायरमेंट जैसे एक्सप्रेस करेगा। बोथ द प्रिंसिपल्स हैव बियरिंग्स ऑन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चॉइसेस पे होता है नेशन के। ठीक है, दोनों प्रिंसिपल्स का। सो फार इन आर क्लाइमेट चेंज समिट्स, जो भी हमारे क्लाइमेट चेंज समिट्स हुए हैं या फिर कॉम्पैक्ट्स हुए हैं, बोथ द प्रिंसिपल्स हैव एल्यूडेड। ठीक है, मतलब बच के निकल गए कंसेंसस। ठीक है, मतलब कंसेंसस नहीं मिला है अमंग नेशंस। ठीक है, जस्टिस in the judicial sense is well defined. However, in the context of climate change, it has said, जो जस्टिस की बात हो रही है जुडिशियल सेंस में तो ठीक है, बट क्लाइमेट चेंज के सेंस में साइंटिफिक है एज वेल एज सोशियो पॉलिटिकल है। द क्रूशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स? हम जो रिसोर्सेज है, हाउ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजीज एंड रेगुलेशंस, रिसोर्सेज जो हमारे पास रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजीज जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है, रेगुलेशंस जो हम लॉज बना रहे हैं, आर यूज टू सपोर्ट, कैसे उसको यूज किया जाएगा सपोर्ट करने के लिए जो विक्टिम्स है क्लाइमेट चेंज के। देखिए, विक्टिम्स तो जरूर है, क्योंकि जहाँ पे क्लाइमेट चेंज होगा वहाँ का पूरा मौसम बदल गया, सब कुछ बदल गया, तो ये इश्यूज तो आएंगे। जस्टिस इन क्लाइमेट इज नॉट कंफाइंड टू एक्शंस रिलेटिंग टू मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या होता है कि आपके पास जो पॉसिबल रिस्क आने वाला है ना, उसको आप रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उस चीज को मिटिगेशन कहते हैं। बट इंक्लूड्स द वाइडर नोशन फॉर ऑफ सपोर्ट फॉर अडेप्शन टू क्लाइमेट चेंज। मतलब कि ये सिर्फ आपके जस्टिस की बात ऐसे नहीं हो रही है कि हम लोग उसको मिटिगेशन करें, आप सपोर्ट अडेप्ट कैसे करोगे, है ना, सपोर्ट दिखाओ उसके लिए क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट करने के लिए, टू क्लाइमेट चेंज एंड कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड, ये तो है इंपॉर्टेंट, है ना, कंपेंसेशन दोगे जो लॉस एंड डैमेज हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लॉजिकल, रेशनल एंड क्रूशियल मैसेज? हमें पूरा नहीं पढ़ना, हमें लास्ट की लाइन से हमें पता लग जाएगा अजम्पशन मांग रहे हैं या फिर एकदम एग्जैक्ट पूछ रहे हैं। तो देख लेते हैं। क्लाइमेट जस्टिस शुड बी इनग्रेन्ड इन डिटेल इन रूल्स ऑफ ऑल न्यू क्लाइमेट कॉम्पैक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही थी कि ये रेगुलेशंस जो है ना, जो हमारे कौन से समिट्स होते हैं उनमें, कॉम्पैक्ट्स में, है ना, कि ये एल्यूड किया है बट इस पे होना चाहिए। ठीक है, तो काइंड ऑफ सही है। देखते हैं। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर अन इन क्या है? एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सप्लॉइटेड। ऐसा कहीं पे लिखा है जो अनइवनली? ये लाइन अगर आप पढ़ेंगे नहीं है तो इसको क्रॉस मार दिया। देयर इज एन इम्पेंडिंग इशू ऑफ डीलिंग विद ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइमेट। क्या है ऐसा कहीं पे है कि ये बचे पड़े हैं इश्यूज? ये जरूर है कि इनके लिए हमें कॉम्पेंसेशन होना चाहिए, इनके लिए कुछ सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है। ठीक है, climate change in all its connotations is mostly due to developed countries and therefore their share burden should be more। ऐसा कहीं पे लिखा है? ये पॉइंट अपने आप में सही है। ठीक है, आई टोटली एग्री कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है ये इनकी डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो 1970s 80s 60s, मतलब इस टाइम पे जिस लेवल का पॉल्यूशन किया है ना, उसकी वजह से ये फर्क पड़ा है। लेकिन क्या ऐसा इस पैसेज में लिखा है क्या? नहीं लिखा, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा गलत।
ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसके आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो बर्डन जो है वो उन पे होना चाहिए, सही पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ए होने वाला है इसका आंसर। ठीक है, तो मुझे यही था हमारा लास्ट का। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इस वीडियो में हमने क्या किया है। देखिए, अप्रोच इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अप्रोच अगर आपकी ऐसी रहेगी तो आपका 100% रिजल्ट है। आप देख सकते हैं कि ये सारों को हमने कैंसिल किया है, ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी उठा के टिक मार दे रहे हैं। थोड़े से कुछ सेकंड्स हमारे एक्स्ट्रा जाते हैं, बट उससे हमारा रिजल्ट तो कम से कम 100% आता है ना। ये इंपॉर्टेंट है। और अगर टाइम है तो आप जरूर कर सकते हैं, टाइम नहीं भी है तो भी एक बार के लिए ना आप जल्दी जल्दी करके इसको कर पाएंगे। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आप अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, इसे लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।